कर लें। रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दो। तो आज का फर्स्ट टॉपिक होगा फर्स्ट टॉपिक ये होगा आज का बीट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले मैं प्रीवियस टॉपिक की कहानी थोड़ी सी बता दूं, 2 मिनट्स। उसके बाद हम यहाँ बीट्स, हाँ कुछ इसके बारे में कुछ कमेंट देना चाहते हो? हार्ट बीट्स होती है ना, ये वही बीट्स है, बीट्स। कल जो हमने ऑर्गन पाइप की बात की थी, ओपन सबसे है ना लास्ट में जो चल रहा था, क्लोज ऑर्गन पाइप वाली तो पूरी बात हो गई थी। और क्वेश्चन क्या आता है? प्रूव दैट इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप देयर इज ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड 1:3:5। आई थिंक ऐसा आता है, ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होती है। और इंपॉर्टेंट बात, ये तो लास्ट की इंपॉर्टेंट बात है जो आपको एम होता है, प्रूव करना होता है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का क्लोज एंड ऑलवेज पोजीशन होता है नोड का, और ओपन एंड ऑलवेज पोजीशन होता है एंटी नोड का। सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल टोन की केस में ये कंडीशन होती है ना। देन सेकंड जो कंडीशन होती है जिसको आप कहते हैं ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक, उसमें एक ए एक एन के बीच में एक ए और एक एन और होते हैं। याद आया कुछ? तो बस ये बातें रिवाइज करने की होती है कि क्लोज एंड एन बनना ही है, ओपन एंड ए बनना ही है, एंटी नोड नोड जिसको कहते हैं। बस इनके बीच में एक एन और एक ए एक्स्ट्रा आता है। तो कैसे आता है वो कुछ इस तरह से आपको समझना है। डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना किस तरह से आता है। यहाँ पर पोजीशन कुछ इस तरह से, दिस इज ए, दिस इज एन। सेकंड कंडीशन और थर्ड की बात करें तो इस एन और इस ए के बीच में दो एंटीनोड, दो नोड दिखाई देते हैं, वो थर्ड कंडीशन। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में ऑड हार्मोनिक्स बनती है, प्रूव करने के लिए आ सकता है। ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें तो ओपन ऑर्गन पाइप के ओपन एंड पर जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ वाइब्रेशन करने के लिए फ्री होते हैं। दैट इज व्हाई द ओपन एंड्स आर ऑलवेज द पोजीशन ऑफ एंटीनोड्स। और दो एंटीनोड के बीच में सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, उस कंडीशन में यहाँ पर दो एंटीनोड के बीच में एक नोड तो बनेगा ही बनेगा, एक नोड तो बनेगा ही। और इसे कहते हैं सबसे बेसिक फंडामेंटल टोन की कंडीशन। सेकंड की बात करें तो उसमें दोनों एंटीनोड के बीच में दो नोड प्लस एक एंटीनोड, दो एंटीनोड के बीच में अब दो नोड और एक एंटीनोड दिखेगा। अभी यहाँ पर एक नोड तो है ही, ऑलरेडी है एक नोड, तो अब एक नोड और एक एंटीनोड एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे दो नोड और एक एंटीनोड इन दोनों के बीच में। कैसे? तो इसके लिए आपने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था कल, बनाया तो नहीं था, आप लोगों ने तो देखा ही था। यहाँ पर दो नोड और एक एंटीनोड, तो इसके जस्ट आगे की कंडीशन ये है, यहाँ पर एक एंटीनोड, यहाँ पर एक एंटीनोड तो होता ही है। थर्ड जो मैंने नहीं बताया था वो भी बता देता हूँ। अब इसके नेक्स्ट की बात करें तो तीन नोड और दो एंटीनोड दिखाई देंगे बीच में, इन दोनों के बीच में। तो वही ओपन ऑर्गन पाइप और एंटीनोड एंटीनोड, ठीक बात। तो यहां पर अब देखिए, नोड नोड नोड, हाउ मेनी नोड्स? 3 नोड्स। एंटीनोड एंटीनोड, 2 एंटीनोड्स। तो इसके बाद की जस्ट कंडीशन है ये। और अगर ऑर्गन पाइप की लेंथ एल है और इस केस में जो टोन्स जनरेट हो रही है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वेवलेंथ एज्यूम कर लें λ3 है, तो इस ऑर्गन पाइप की लेंथ λ3 की टर्म्स में क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, क्या 6?
लैम्डा 3/4 के कितने सेगमेंट्स बन गए? 6। लैम्डा 4 के, लैम्डा 3/4 के होता है ना, ए और एन के बीच का गैप क्या होता है? λ/4। तो λ/4 के मुझे 6 सेगमेंट्स दिखाई दिए। अब 6 और 4 तो कैंसिल होता है ना, तो इसका मतलब 3/2, 3 λ3/2, 3 λ3/2 मतलब 1.5 λ3, समझ गए? 1.5 लैम्डा कितना? 1.5, कैसे भी कह सकते हैं आप इसको। तो इस केस में आप देखें तो λ3 इक्वल टू क्या मिलेगा भाई? ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल ही है ना, तो λ3 इक्वल टू क्या मिलेगा? 2l/3, 2l/3। इस केस में यहां से यहां तक की लेंथ कल आपने कितनी बताई थी? λ2, मुझे ऐसा याद आ रहा है। और ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या होती है? l ऑलवेज। तो यहाँ पर λ2 किसके इक्वल था? l के। तो आपको फ्रीक्वेंसी जो रिसीव हुई थी वो फ्रीक्वेंसी ν2 क्या थी? v/λ2। तो λ2 के प्लेस पर तो लैम्डा l लिख दिया था हमने, 2 से प्रोडक्ट 2 से डिवाइड करके आपने फिर ऐसा लिखा था v/2l, है ना। और ν1 क्या आया था? ν1 आया था v/2l। फर्स्ट फंडामेंटल टोन, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक। अब इसकी बात कर रहे हैं आज, है ना। थोड़ा रिवाइज करवा दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। λ3 क्या होता है? यही इंपॉर्टेंट है। अब ν3 बात करें तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी स्पीड ऑफ साउंड अपॉन वेवलेंथ, है ना। इंटरेस्टिंग चीजें हैं। साइंस को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट है। ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको। जो आपके सीनियर हो ना कोई आसपास, जिन्होंने नीट या IIT कुछ एग्जाम फाइट कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनसे पूछना। ओके। और जो नीट वाले हैं उनसे तो स्पेशली पूछना कि सबसे ज्यादा टेंशन किस में होती है? वन एंड ओनली फिजिक्स, क्योंकि उसमें 25% जो पार्ट होता है वो फिजिक्स का होता है, 25% केमिस्ट्री और 50% बायो होता है। केमिस्ट्री भी वो काफी हद तक कर लेते हैं, काफी बच्चे फिजिक्स भी कर लेते हैं, बट ज्यादातर को टेंशन ही रहता है इसमें। हाँ भाई, λ3 की वैल्यू अभी अभी पता की है हमने। थर्ड डायग्राम को देखते हुए λ3 क्या है, तो वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2l/3, ये अपॉन 3 ऊपर आ जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखें तो v/2l के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है, तो ν3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ ν1। और यहां पर आप देखें तो ν2 इक्वल टू क्या है? 2 टाइम्स ऑफ ν1। क्या पता लग रहा है इन इक्वेशन से? इससे, देन इससे, देन इससे, इनसे हमें क्या पता लग रहा है? ν1 रेशो, ν2 रेशो, ν3 इक्वल रेशो 1:2:3। Hence we prove that in open organ pipe both harmonics are produced, odd and even both harmonics are produced। बीच में 2 भी दिख रहा है ना, जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में 1 3 5 7 9 ऐसे चलेगा, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसा चलेगा। तो जो ओपन ऑर्गन पाइप है उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो थोड़ा सा स्मूथ होता है, स्वीट होता है ना, ईयर्स को बुरा नहीं लगता है। बट कि जब ये क्लोज ऑर्गन पाइप है उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो स्वीट नहीं होता है, वो थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर सुनाए तो आपको बुरा ही लगेगा। जैसे फ्लूट होता है ना, फ्लूट, वो ओपन ऑर्गन पाइप होता है, उसकी साउंड स्मूथ होता है, अच्छा होता है। जबकि आप, है ना, पेन के कैप से साउंड प्रोड्यूस करें तो वो इतना अच्छा नहीं होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। रीजन, इसमें सारे हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इसमें ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, इवन नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा सा ईयर्स को ठीक नहीं लगता है। चलिए, तो ऑर्गन पाइप की कहानी पूरी कंप्लीट हुई। अब आपसे अगर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लें, which types of waves are used in organ pipe to produce sound from organ pipe? Which kind of waves are used? Standing waves, स्टैंडिंग वेव्स, याद है ना, वो ट्यूनर वाइब्रेट करके अंदर साउंड भेजता है, दूसरे एंड से वापस साउंड आएगा नहीं तब तक स्टैंडिंग वेव्स बनेगी नहीं। और स्ट्रेच्ड वायर में भी था, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में भी कौन सी वेव होती है? स्टैंडिंग वेव। ट्रांसवर्सल वेव जाती है
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में टकरा कर वापस आती है और क्या बन जाती है, स्टैंडिंग वेव्स। और यही स्टैंडिंग वेव्स एयर में लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस जनरेट कर देती है, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस। ओके, अब एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है काफी देर से, बीट्स, है ना, देखने में अच्छा लग रहा है। स्टार्ट करें, चलिए आपको चांस देते हैं एक बार, कोई बताइए व्हाट इज बीट्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 15 के अकॉर्डिंग बीट्स, वाइब्रेशंस बीट्स होता है। एक सिंपल तो ये बताया, और कोई बता रहा है क्या बीट्स घर से कोई, व्हाट इज बीट्स? तो अगर सिंपली कहें तो अगर आपको एक रेगुलर इंटरवल में कुछ साउंड सुनाई दे रहा है, रेगुलर इंटरवल में कुछ साउंड सुनाई दे रहा है, तो उसको कहते हैं पल्स या फिर बीट्स। एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल में हर बार सेम साउंड सुनाई दे रहा है, तो उसको आप क्या कह देते हैं, पल्स या फिर बीट्स। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें बीट्स क्या है, तो उसमें हम कहते हैं इफ टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, if two waves of same amplitude and nearly equal wavelength, nearly equal frequencies, frequencies बिल्कुल सेम नहीं है बट ज्यादा डिफरेंट भी नहीं है। if two waves of same amplitude and different frequency, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, superpose on each other, superpose on each other by traveling along same direction, same line, then the intensity or amplitude, the intensity and amplitude of the resultant wave sometimes become maximum, sometimes becomes minimum. This phenomena is called beats. This phenomena is called beats. तो अगर दो वेव हैं, देख लीजिए वेव कैसे लिखते हैं हम। इसमें एक और बात कहूं मैं, वेव क्या करती है मीडियम में, पार्टिकल को डिस्प्लेस करती है, पार्टिकल क्या करने लग जाते हैं, टू एंड फ्रो, एसएचएम करने लग जाते हैं। अगर कोई वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है और एक ही प्लेस पर हम एक ही पार्टिकल पर फोकस कर रहे हैं, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वल, पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होता है, जो आपने 14th चैप्टर में पढ़ा है ना ऑसिलेशंस में, सिंगल पार्टिकल के लिए ये होता है, और पूरी वेव के लिए आपको अलग से बताया था स्टार्टिंग में, एक्स भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो वेव मोशन में पार्टिकल, वेव मोशन में पार्टिकल एसएचएम करते हैं, तो किसी सिंगल पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है, ठीक है। यहाँ पर A1 क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा के बारे में सुनिए अभी तक, ओमेगा आप ये तो जानते ही हैं, आपको ओमेगा को ऐसा लिखना भी आना चाहिए। और आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, 1/T फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लेंगे, मतलब नॉट इक्वल टू कह दें हम, डिफरेंस कम होता है, जैसे न्यू1 है 50 हर्ट्ज और न्यू2 है 45 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज का डिफरेंस है ज्यादा नहीं है। लेट न्यू1 50 हर्ट्ज है तो न्यू2 45 हर्ट्ज है, डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तो वेवलेंथ में भी डिफरेंस होगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है, सही बात है क्या, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर, फ्रीक्वेंसी हाई होने पर वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है, और उल्टा फ्रीक्वेंसी लो होने पर वेवलेंथ लार्ज हो जाती है। रेसिप्रोकल होता है ना, न्यू रेसिप्रोकल लैम्डा होता है, और यहाँ पर जब हम v पुट कर देते हैं तो इक्वल टू आ जाता है। किसी मीडियम में वेव की स्पीड कांस्टेंट होती है, बहुत सारी वेव आप ट्रेवल कर दो एक ही मीडियम में, सबकी स्पीड सेम होगी, डिफरेंट क्या होते हैं, लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी। इफ लैम्डा लो फ्रीक्वेंसी हाई, इफ लैम्डा हाई फ्रीक्वेंसी लो, ठीक है, यही हो ना। ओके, डेफिनेशन कुछ अब समझ लेते हैं, एक बार तो मैंने बता दी, if two waves of same amplitude, different frequency, साइन ओमेगा टी लिखते हैं ना हम,
देखो ओमेगा के प्लेस पर क्या लिखा मैंने, 2 पाई न्यू, यहाँ पर न्यू 1 है और यहाँ पर न्यू 2 है, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। इफ टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपरपोज ऑन each other by traveling along a same line, then the amplitude and intensity of the resultant wave sometimes becomes maximum, sometimes becomes minimum at a place. This phenomena is called beats. एक ही प्लेस पर टाइम के साथ इंटेंसिटी कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, फिर कभी कम हो जाती है, फिर ज्यादा हो जाती है। रेगुलर टाइम इंटरवल में ऐसा ही चलता रहता है। इस फिनोमिना को कहते हैं बीट्स। अब एग्जाम में पूछेंगे क्या आपसे, डिफाइन बीट्स एंड डेराइव टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फॉर बीट्स। तो बीट्स की के लिए टाइम पीरियड और बीट्स की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम फॉर्मुलेट करेंगे। क्या इमेजिन करते हुए, कंसिडर करते हुए the two waves y1 equal to a sin omega 1t, omega 1 को हम लिखेंगे 2 pi nu1, y2 equal to a sin omega 2t, omega 2 को हम लिखेंगे 2 pi nu2t. These are called displacement equation of a particle in wave motion. क्या कह रहा हूं, of a particle in wave motion. एक ही प्लेस पर पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को हम ऐसा ही लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एग्जाम में अगर बीट्स आ जाए तो डेफिनेशन के बाद आपको, है ना, डेफिनेशन के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस कंसीडर करने होंगे। उसमें आप एम्पलीट्यूड्स देख ले सेम है, उसमें आप फ्रीक्वेंसी देख ले सेम नहीं है, दैट्स इट। और एक पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऐसा ही होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द resultant displacement of the particle is given as, okay, y1 के प्लेस पर a sin 2 pi nu1t प्लस y2 के प्लेस पर a sin 2 pi nu2t। कुछ कॉमन आ रहा है, ओनली a कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या रहेगा, ठीक हो ना, कुछ थोड़ा सा घूम रहे हो, कुछ परेशान से। हाँ भाई, तो सही कह रहे हैं आप, साइन 2 पाई nu1t प्लस साइन 2 पाई nu2t, यही कॉमन आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा मैथमेटिक्स वालों को फिजिक्स में, जो कि हमेशा रहता ही है क्या, और आप बराबर भी कर सकते हैं बायो वाले, बस कुछ फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा होते हैं वो लर्न करके। तो साइन सी प्लस साइन डी के कुछ फॉर्मूलाज, है ना, इस सोसाइटी में चलते हैं, मैथमेटिक्स की सोसाइटी में क्या चलते हैं, बोलो तो सही अब, है ना। तो आप बोल रहे हैं तो अच्छा है, बायोलॉजी वालों को पता लग जाए कि हम पे कुछ अलग से थोपा नहीं जा रहा है ना। तो बहुत, हाँ वेरी गुड। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लर्न करना पड़ेगा बीट्स के टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। रीजन, हमें हमेशा डबल टर्म वाले एक्सप्रेशन को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। मैथमेटिक्स वाले भी सुन लो, ये यूज तो लोगे बट क्यों, डबल टर्म वाली एक्सप्रेशन को, डबल टर्म है ना, इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ही सीडी फॉर्मूलाज यूज लिए जाते हैं। देखो यहाँ साइन सी एक टर्म है, साइन बी दूसरी टर्म, और अब जो एक्सप्रेशन आपके सामने दिख रहा है ये एक सिंगल टर्म है, सब कुछ प्रोडक्ट में है यहाँ पर। तो डबल टर्म वाली एक्सप्रेशन को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ही सीडी फॉर्मूलाज यूज लेते हैं। मैथमेटिक्स में खूब प्रूव करते होंगे आप, ट्रिपल टर्म को भी सिंगल टर्म में ले आते हो, सीडी फॉर्मूलाज लगा लगा प्रूव करने के लिए जो होते हैं। ओके, तो अब हमारे इस एक्सप्रेशन में इस टर्म को हम कहेंगे एज अ सी और इसको एज अ डी। साइन और ये जो 2 पाई nu1t है ना, ये है हमारे लिए सी, है ना, दिस इज आवर सी। और ये जो है 2 पाई nu2t, इसको हम कहेंगे एज अ, ठीक है, डी। फॉर्मूला अप्लाई करें, y इक्वल टू a एज इट इज, बिग ब्रैकेट के अंदर बताइए क्या लिखूं, बोलिए, 2 साइन 2 पाई nu1t प्लस 2 पाई nu2t अपॉन 2 इनटू,
cos 2 पाई न्यू1 t माइनस 2 पाई न्यू2 t अपॉन 2 बिग ब्रैकेट क्लोज। सीडी फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ये सीडी फॉर्मूलास 12th में भी फिजिक्स में एक दो जगह काम आते हैं, तो अभी लर्न कर लोगे तो आगे भी ठीक रहेगा, है ना। तो एक बात, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2a a इंटू टी 2a। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, साइन पाई ब्रैकेट न्यू1 प्लस न्यू2 t इंटू कॉस, कुछ बुरा तो नहीं लगा, 2 कॉमन आके कैंसिल हो रहा है ना, पाई कॉमन ले लिया, टी भी कॉमन ले लिया। भाई ब्रैकेट के बाहर पाई कॉमन में है, टी कॉमन में, बस साथ नहीं लिखा, पाई टी साथ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। कॉस कॉस क्या लिखूं, पाई पाई न्यू1 माइनस न्यू2 टी, माइनस है वहां पर, 2 से 2 वहां भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ है न्यू1 प्लस न्यू2, यहाँ है न्यू1 माइनस न्यू2, ठीक है। ओके, y इक्वल टू a साइन पाई न्यू1 प्लस न्यू2। यहां पर एक हेल्प कर देता हूं मैं आपकी, लेट, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखें, तो यहां पर t मैंने नहीं लिखा, अब लिख देता हूं। तो आपको कैपिटल A के प्लेस पर, मतलब कैपिटल A किसके प्लेस पर लिखा है मैंने, कैपिटल A किसके प्लेस पर लिखा है, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं दिस, क्योंकि हमारी फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन सेकंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का फंक्शन कौन है, साइन, तो हमारा जो रिजल्टेंट इक्वेशन है उसका भी फंक्शन फाइनली क्या होना चाहिए, साइन। बाकी जो भी है वो है एम्पलीट्यूड, बाकी जो भी है वो है एम्पलीट्यूड। तो देखिए इस कैपिटल A को किसके प्लेस पर रखा है मैंने, हियर, मैं अलग से बता रहा हूं, कैपिटल A इज व्हाट, 2a cos पाई ब्रैकेट न्यू1 माइनस न्यू2 t, इस पूरी टर्म के प्लेस पर मैंने क्या पुट कर दिया, कैपिटल A, तब जाकर ये रिजल्टेंट इक्वेशन आपको दिख रहा है बीट्स के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होगी, ये तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से a कॉमन लेकर सीडी फॉर्मूला अप्लाई करके आप यहां तक पहुंचे, और उसके बाद ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इस पूरी टर्म को मैंने जस्ट a लिख दिया, जस्ट a लिखा है, तो जिसको a लिखा है वो यही है। अब बीट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये a टाइम के साथ चेंज होता है, ये a टाइम के साथ चेंज होता है। जब a मैक्सिमम होता है तो आपको पीक सुनाई देती है, साउंड तेज सुनाई देता है। जब a मिनिमम होता है तो आपको साइलेंस कुछ सुनाई नहीं देता, और वापस जब a मैक्सिमम होता है तो एक और पीक सुनाई देती है, एक पल्स सुनाई देती है। a मिनिमम होता है, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है 0। तो इसका मतलब एक रेगुलर टाइम इंटरवल में a की वैल्यू मैक्सिमम होती जाती है, फिर 0 होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर 0 होती है, और उसी के साथ साउंड की इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होती है और फिर 0 होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर 0 होती है। तो रेगुलर टाइम इंटरवल में ऐसा होता रहता है। अब आपको आगे की बात बताने से पहले कॉस की वैल्यूज के बारे में बात कर ले। कॉस 180 की वैल्यू -1, ओके, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू +1, ऐसा कुछ होता है ना, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो कॉस की +1 मैक्सिमम वैल्यू है, तो मुझे बताइए एंगल की कौन सी वैल्यूज पर ऐसा होगा, चलिए एक और बात कर लेते हैं, I max is proportional to a स्क्वायर। इंटेंसिटी जब भी मैक्सिमम होगी आपको पीक सुनाई देगा, चाहे वो एम्पलीट्यूड के पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होने से हो या नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होने से हो। तो कॉस की -1 वैल्यू मैग्नीट्यूड में ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, और ये मिनिमम है। तो यहां देखें I is proportional to a स्क्वायर, ठीक है,
I is proportional to a square, so I is equal to k a square। ऐसा पहले भी कभी बताया क्या आपको? किसी भी वेव के लिए इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना? एक्सपेरिमेंट्स ऐसा हमें बताते हैं। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। आई इक्वल टू के। अब जो हमारा कैपिटल ए है उसको आप देखें, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? 2a cos स्क्वायर पाई न्यू1 माइनस न्यू2 t। ठीक बात है ना? यहाँ पर स्क्वायर करना बाकी है, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? cos का तो स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 2a का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ओके, आई मैक्सिमम कब होगा? आई मैक्सिमम कब होगा? आई मैक्सिमम कब होगा? तो यहाँ पर ये जो टर्म है ना, इस टर्म की वैल्यू या तो +1 हो या फिर -1 हो। cos का स्क्वायर है, +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ये जो टर्म है, जब ये टर्म +1 होगी तब आपको आई मैक्सिमम मिलेगा, 4a स्क्वायर इंटू के या k इंटू 4a स्क्वायर। अब इस टर्म को आइदर +1 और मैक्सिमम होने के लिए एंगल क्या होना चाहिए? तो देखिए, फॉर आई मैक्स, फॉर आई इक्वल टू आई मैक्स, cos पाई न्यू1 माइनस न्यू2 विल बी +-1। ध्यान दें cos पर स्क्वायर नहीं है ना? तो फॉर आई इक्वल टू आई मैक्स, cos पाई न्यू1 माइनस न्यू2 t विल बी आइदर +1 और -1। तो बीट्स की डेफिनेशन आप थोड़ा देख लेना ताकि आगे की बात आपको डाइजेस्ट हो। बीट्स की डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं? व्हेन two waves of same amplitude and nearly equal to same frequency superpose on each other by traveling along a line in same direction, then the intensity of the resultant wave at a place sometime becomes maximum, sometime becomes minimum. This phenomena is called beats. तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो आपको बीट सुनाई देगी, मिनिमम होगी दैट मींस साइलेंस। तो आई मैक्सिमम कब होगा? तो हम वहां तक पहुंच चुके हैं। आई मैक्सिमम कब होगा? जब भाई के कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बट ये जो टर्म है इसके अंदर एक वेरिएबल टर्म दिख रही है टी। टी के साथ कॉस की वैल्यू +1 से -1 के बीच में इधर उधर चलती रहेगी, बट जैसे ही कॉस की वैल्यू +1 या -1 होगी आपको आई मैक्स मिलेगा, आपको पीक सुनाई देगी, मतलब बीट सुनाई देगी, पल्स सुनाई देगी। तो आई मैक्सिमम के लिए इस टर्म को या तो +1 होना चाहिए या फिर -1 होना चाहिए। और ये टर्म +1 -1 कब होगी? जब पाई न्यू1 माइनस न्यू2 t की वैल्यू, देखिए कॉस और ये एंगल ही तो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो भी होता है वो एंगल ही होता है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है कुछ ना कुछ एंगल ही होगा ये रेडियन में, ठीक है। इसकी वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर पाई या फिर 2 पाई या फिर 3 पाई या फिर 4 पाई एंड सो ऑन। इसके कोरोस्पॉन्ड कॉस की वैल्यू +1 आएगी, बट इसके कोरोस्पॉन्ड -1 आएगी, अगेन इसके कोरोस्पॉन्ड +1, इसके कोरोस्पॉन्ड -1। तो +1 -1 आते रहेंगे और आपको ऑलवेज क्या मिलेगा? आई मैक्स, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा आप सोचिए, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं जिस पर राइट लगाया है, तो बताइए t इक्वल टू क्या मिलेगा? 0, बिल्कुल सही। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है तो कब होगा? जब t इक्वल टू 0 होगा। वन एंड ओनली वेरिएबल टाइम, वन एंड ओनली वेरिएबल। पाई फिक्स है, न्यू1 फिक्स है, न्यू2 फिक्स है। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड जिस पर मैं राइट अब लगा रहा हूं, इस केस में आपको नेक्स्ट टाइम पीक सुनाई देगी, -1 पे भी आई मैक्सिमम होगा, ठीक है। टाइम क्या होगा उस मोमेंट पर? सही लिखा है मैंने? इस पूरे को इसके इक्वल, बिल्कुल ठीक है। इस पूरे को किसके इक्वल? पाई के इक्वल करेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल,
टी इक्वल टू डिवाइड में सेकेंड टाइम पीक इस मोमेंट पर सुनाई देगी। फर्स्ट टाइम कब सुनाई दी? टी इक्वल टू 0 पर ही पीक सुनाई दी जाएगी। ओके, दी थर्ड टाइम यहाँ मैं T1, T2, T3 ऐसा कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, ये वेरिएबल है। ओके, थर्ड टाइम इसको मैं इसके इक्वल करूं, वापस आपको पीक सुनाई देगी। पता है ये क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ν1 माइनस ν2। टॉपिक की इंपॉर्टेंट बात चल रही है, एक बार और लिख देते हैं। फोर्थ टाइम जो पल्स सुनाई देगी वो किस टाइम पर सुनाई देगी? 3 अपॉन ओके, अब बात कर लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। तो टाइम पीरियड ऑफ बीट्स क्या होता है? द टाइम ड्यूरिंग विच द टाइम interval between two successive maximas, the time interval between two successive maximas। तो एक मैक्सिमा के बाद में दूसरा मैक्सिमा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा। तो 1 2 3 4 ये मैक्सिमास हैं। तो किन्हीं भी दो सक्सेसिव मैक्सिमास के बीच का डिफरेंस क्या होता है? टाइम इंटरवल क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। तो अगर मैं T4 में से T3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, टाइम पीरियड ऑफ बीट मिलेगा। T3 में से T4 को सक्सेसिव समझते हैं ना, एक के बाद जस्ट दूसरा। T4 में से ये तो हो गया था, T3 में से T2 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी आपको क्या मिलेगा? टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ बीट, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमास is called टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बस यही लिखे थे हमने, तो बाकी पीछे कुछ है ही नहीं, है ना। तो T4 कितना है, T3 कितना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 1 अपॉन ν1 माइनस ν2। ध्यान दें, दिस माइनस दिस, रिजल्ट वही आएगा ना, दिस माइनस दिस 1 अपॉन ν1 माइनस ν2, दिस माइनस दिस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट वही आएगा 1 अपॉन ν1 माइनस ν2। कि टाइम पीरियड ऑफ बीट इज व्हाट? कैपिटल टी। फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लेना, 1 अपॉन ν1 माइनस ν2। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स? डिवाइड का भी डिवाइड न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा? ν1 माइनस ν2, ν1 माइनस ν2। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। तो जिन दो वेव में सुपरपोजिशन होता है, जिनके एम्पलीट्यूड तो बिल्कुल सेम है बट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ही क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। जैसे मैंने आपको कहा था, एक वेव है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, दूसरी वेव है 45 हर्ट्ज की, और उनमें क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस, और हमें रेगुलर इंटरवल में बीट सुनाई देगी। तो बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5 हर्ट्ज। 50 माइनस 45, 5 हर्ट्ज। दैट मीन्स आपको एक सेकंड में 5 टाइम पीक सुनाई देगी, 5 टाइम। और अगर फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से हो, ν1 इक्वल टू 21 हर्ट्ज एंड ν2 इक्वल टू 19 हर्ट्ज, और एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A, ठीक है, तभी बीट्स होगा। तब हमें एक सेकंड में 2 बार पीक सुनाई देगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 21 माइनस 19, 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज मतलब इन 1 सेकंड 2 पल्सेस अकर्स, 2 इंटेंसिटी हर बार सुनाई देगी। तो टाइम पीरियड हो जाएगा उसका आई थिंक 0.5 सेकंड। अगर ν1 माइनस ν2 करोगे तो आएगा 1/2। 1/2 मतलब 0.5 सेकंड, है ना। 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। तो बीट्स में इस तरह से हमें पल्सेस सुनाई देती है रेगुलर टाइम इंटरवल, रेगुलर टाइम इंटरवल। मे बी आपके शायद एक्सपेरिमेंट हुए नहीं होंगे स्कूल्स में, अदरवाइज ये साउंड से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। एक होती है
रेजोनेंस ट्यूब पीक सुनाई देती है जब रेजोनेंस वाली कंडीशन आती है। और एक ट्यूनर होता है, सोना क्या बोलते हैं इसको, एक सोनोमीटर से आप एयर में साउंड की स्पीड पता करते हैं, किया दिखता है आप लोगों ने? साउंड की स्पीड आया था 300 के आसपास आंसर, 300 मीटर पर सेकंड के आसपास आंसर आता है साउंड। चलिए पता नहीं, बस आपने देखा जरूर होगा। ओके, आज स्टार्ट कहां से किया था? एंड किया था किसका? ओपन ऑर्गन पाइप का। और उसको ध्यान रखना है, ऑड इवन बोथ हार्मोनिक्स कहां प्रोड्यूस होती है? ओपन में। ओनली ऑड कहां? क्लोज ऑर्गन पाइप। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में कैसी हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होती है? ऑड या इवन या दोनों? ओड इवन बोथ, दोनों ही हुई थी ना। आप रेशियो देखना स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के लिए जो था, है ना। आप में से कोई डेफिनेशन बताइए भाई, हार्मोनिक्स क्या होता है? यस नीलेश, या पहले आप बताइए इधर से स्टार्ट। व्हाट इज हार्मोनिक्स? दोज साउंड्स whose frequency is integral multiple of fundamental tone of the instrument, musical instrument। तो बेसिक बात क्या है? बेसिक क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल टोन। तो वो सभी टोन जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल टोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। ओके, ओवरटोन क्या होता है? ओवरटोन, उसमें एक कीवर्ड होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब उनके अलावा। दी टोन्स बिसाइड्स फंडामेंटल टोन, वो सभी टोन फंडामेंटल टोन के अलावा वो सभी टोन क्या है? ओवरटोन, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करता है। तो ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यही समझते हैं आप, इसीलिए आते हैं। बाकी लर्न करना है ताकि बात एग्जाम में भी आप लिख सको, नहीं तो थोड़ा थोड़ा याद आएगा एग्जाम में बट वो काम नहीं आएगा। थोड़ा रिवीजन कर लोगे तो पूरा रिकॉल होगा और वही काम आएगा। ओके, टॉपिक बताएं इसके बाद क्या है? डॉपलर्स इफेक्ट करके एक टॉपिक है आपका। हो गया टाइम? बस 2 मिनट हम और पढ़ेंगे, करेंगे तो कल ही डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट क्या है? बहुत ही अच्छा इफेक्ट है और चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होता है डॉपलर्स इफेक्ट, और बहुत बड़ा टॉपिक होता है। डॉपलर्स इफेक्ट नाम सुना होगा इसका, तो स्कूल्स में बड़ा अकाल चल रही है भाई। डॉपलर्स इफेक्ट, तो साइंटिस्ट डॉपलर के नेम पर ही इस इफेक्ट को, है ना, बिल्कुल हाईलाइट किया हुआ है और इसी नेम से जाना जाता है डॉपलर्स इफेक्ट। ये है क्या? व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन लिसनर एंड साउंड सोर्स, सुनने वाला ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर नहीं कह के उसको हम लिसनर कह सकते हैं। व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन लिसनर एंड साउंड सोर्स, लिसनर और साउंड सोर्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन मतलब या तो ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं या ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या लिसनर स्टेशनरी साउंड सोर्स के पास आ रहा है या साउंड सोर्स स्टेशनरी लिसनर के पास आ रहा है, कुछ भी हो, इन दोनों के बीच का सेपरेशन टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। लिसनर साउंड सोर्स के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ अगर चेंज होता है तो क्या होता है? लिसनर को साउंड की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस फील हो जाता है, डिफरेंस एक्सपीरियंस होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। तो ये तो मैंने आपको समझाते हुए बताया है। एग्जाम में क्या स्टेटमेंट लिखना होता है? whenever there is relative motion between sound source and listener, the listener experiences some change in the frequency of sound. This effect is called Doppler's effect. जैसे आप हाईवे पर खड़े हैं, जब व्हीकल्स क्रॉस करते हैं तो साउंड सुनाई देता है। लेट कोई हॉर्न बजाता हो, व्हीकल क्रॉस कर रहा है और आप रोड की तरफ फेस करके नहीं खड़े हैं, है ना, आप रोड की तरफ फेस करके नहीं खड़े हैं, अपोजिट खड़े हैं, आपको पीछे के कोई भी व्हीकल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस साउंड सुनाई दे रहा है। बट सुन के भी पता लग जाता है ना, व्हीकल आ रहा है, जा रहा है,
मान लो आपको आईज पर बिल्कुल ब्लैक कलर की स्ट्रिप से आपकी आई को ब्लॉक कर दें और आपको हाईवे पर बीचों बीच खड़ा कर दें, है ना, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है और एक बड़ा सा व्हीकल हॉर्न बजाता हुआ आपके पास आ रहा है, भाई पता लग जाएगा ना? कैसे पता लग जाएगा? सुन के ही पता लगेगा। अगर मान लो व्हीकल आपसे 10 मीटर या 50 मीटर दूर खड़ा है और हॉर्न बजा रहा है कंटिन्यूअसली, बस वो खड़ा है, चल नहीं रहा है, हॉर्न बजा रहा है, आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको जो साउंड सुनाई दे रहा है उससे आपको पता लग जाएगा कि बस कोई दूर बजाता जा रहा है बेवकूफ, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, सुन के ही पता लग जाएगा। और 5 मिनट तक आपको खड़ा किया, वो 5 मिनट तक वहां खड़ा करा ही हॉर्न बजा रहा है, पता लगता रहेगा। और जब वो आपकी तरफ मोशन करता हुआ आएगा हॉर्न बजाते हुए, तब आपको घबराहट हो जाएगी। क्यों भाई? सुन के पता लग जाता है। तो यही है डॉपलर इफेक्ट। whenever there is relative motion between listener and sound source, the listener experiences some change in frequency of sound. आपको पता लग जाता है बिकॉज साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होने लग जाती है। दिस इफेक्ट इज नॉन डॉपलर्स इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट के फिर पार्ट है, वो जो मैं कह रहा था ना, हो सकता है लिसनर स्टेशनरी हो, साउंड सोर्स इसके पास आ रहा है, जैसा मैंने एग्जांपल अभी दिया था। हो सकता है साउंड सोर्स तो अपने प्लेस पर ही है, लिसनर उसके पास जा रहा है ना। आप किसी व्हीकल में बैठे हैं, आपका व्हीकल चल रहा है, तो भी आपको ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा। जिससे कभी ट्रेन क्रॉस करती है ना रेलवे क्रॉसिंग से, पता लग जाता है, जो आती है जाती है, आवाज चेंज होती है। दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ऐसे कुछ केसेस हैं डॉपलर्स इफेक्ट के। उसमें हम अपैरेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट करेंगे। अपैरेंट मतलब समझते हैं, एक तो होती है एक्चुअल, जब दोनों बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर पोजीशन पर फिक्स हैं, मोशन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का सेपरेशन फिक्स है, तब नेचुरल फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है विदाउट चेंज, उसको बोलते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो लिसनर को जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वर्चुअल, उसके फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट करेंगे कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कब होती है, डिक्रीज कब होती है, कैसे चेंज आता है। ठीक है, तो एक बड़ा सा टॉपिक है, हम कल इसको एंड करेंगे। ठीक है ना? थैंक यू, कल एंड करेंगे इसको।